करता हूं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं टेंसोमीटर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमें हमें सिखाएगा कि हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कुछ यूनिट्स जो इस चैप्टर में काम आनी है उनको कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले हम प्रेशर की बात कर लें। जो प्रेशर है ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जाएगा, और वैसे भी आप जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स की यूनिट्स और एरिया की यूनिट मिक्स करके हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रेशर की यूनिट्स को सीखें। तो पहली यूनिट जो आपके पास बार बार काम आनी है वो है एटीएम, एटमॉस्फेयर। दूसरी यूनिट जो आपके काम आनी है वो है बार। तीसरी यूनिट जो आपके काम आनी है वो है, यहां से न्यूटन लिखा जाए, यहां से मीटर स्क्वायर लिखा जाए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करें हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बाद, वो आपकी यूनिट है पास्कल। थोड़ा सा और आगे बढ़े, एटीएम, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। थोड़ा सा और आगे जब बढ़ोगे तो वो जाती है आपके पास MMHg। तो जब आपने प्रेशर की सारी यूनिट सीख ली तो कम से कम हमें ये बनता है कि हम सब यूनिट्स का आपस में इंटरकनेक्शन सीख लें। जो इन सबका इंटरकनेक्शन मेरे पास है, सबसे पहले जो 1 ATM है वो 1.01325 बार के बराबर, 1 ATM 1.0321 बार के बराबर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1 ATM में कितने मुझे पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है। तो 1 ATM में 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल आएंगे, और इस पास्कल की जगह पे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कि 1 ATM में कितने MMHg है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में ये बात काम आती है। 760 MMHg, और यही चीज 760 टोर के बराबर भी है। TO डबल टोर के बराबर भी है। जब ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जाए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एटीएम, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, MMHg, तो कहीं ना कहीं इनके इंटर रिलेशन बड़े यूजफुल होंगे आपके लिए। 1 ATM में 760 MMHg हुआ, 1 ATM में 760 टोर हुआ। ये इंटर कन्वर्जन आपके ढेरों न्यूमेरिकल सोल्व करवाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे मेरे पास जो इसके अंदर टारगेट बनेगा नंबर 2 में मेरे पास है वॉल्यूम। नंबर 2 मेरे पास है वॉल्यूम, ठीक है जी। तो वॉल्यूम की यूनिट्स क्या हुई, हमारा टारगेट है सबसे पहले यूनिट्स के बारे में फोकस करना। तो जो वॉल्यूम की यूनिट है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल, आपको पता है वो लीटर, और जो सेकंड हमारे पास चलती है वो चलती है मीटर क्यूब। और अगर इन दोनों को कोरिलेट करें, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होंगे। 1 मीटर क्यूब। आपके घर में वाटर टैंक रखा हुआ है, अगर आपको कोई बोल दे कि आपके घर में 1 मीटर क्यूब का टैंक है, तो समझ जाइएगा आपके घर में 1000 लीटर का टैंक है। 1 मीटर क्यूब का टैंक है तो समझ जाइएगा आपके घर में 1000 लीटर का टैंक है। सिमिलरली अगर 1 लीटर में मुझे सेंटीमीटर क्यूब देखनी है, सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब इज जस्ट सिमिलर टू मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब जस्ट सिमिलर टू मिलीलीटर। तो 1 सीसी के अंदर 1 मिलीलीटर हुआ, 1 सीसी के अंदर 1 मिलीलीटर हुआ। 1 सीसी 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर में
हम लोगों के पास 1000 ml बोल सकते हो या 1000 cc बोल सकते हो। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर स्टेटोमेट्री चैप्टर को पढ़ते हुए आपके पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एटीएम बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एमएमएचजी। 1 एटीएम में कितने बार हैं, 1 एटीएम में कितने पास्कल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल से कैसे कोरिलेट करता है, 1 एटीएम में कितने एमएमएचजी हैं, 1 एटीएम में 760 टोर है, वॉल्यूम लीटर में एक्सप्रेस होएगा, लेकिन लीटर एसआई यूनिट नहीं है। इस बात को फिर आप समझ लें कि जो आपके पास लीटर है, इट इज नॉट द एसआई यूनिट। जो लीटर है वो एसआई यूनिट नहीं है। जो एक्चुअल यूनिट एसआई की है वो है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब एसआई यूनिट है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपकी सिस्टम इंटरनेशनल एमकेएस यूनिट है। तो कभी भी एक इंटरव्यू की बात मुझे याद आ रही है, उनसे पूछा गया कि आप वॉल्यूम की यूनिट बताएं, तो भाई साहब ने रट्टा मारा हुआ था लीटर का। तो लीटर का उसने बोला कि एसआई यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज लीटर, क्योंकि जनरल तो सुनता है इस बात को, लेकिन एक्चुअल टर्म जो उसके पास आई वो थी मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टच कर लें कि मेरे पास जो गैस है इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हो रहा है, गैस की डेफिनेशन मुझे अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। गैस की डेफिनेशन मुझे अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गैस? तो डेफिनेशन ऑफ गैस क्या हुआ? फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर which has boiling point, melting point less than रूम टेम्परेचर। और बच्चे जानते हैं कि रूम टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन लेते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर विच हैज एमपीबीपी लेस देन रूम टेम्परेचर। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है मेरे पास इस बात का। वो एग्जांपल मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं आपको ब्यूटेन बोलता हूं, जब आपको ठंड लग रही होगी ना, तो ये भाई साहब उबल रहे होंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप ठंड से कांप रहे होंगे, ये गुस्से से उबल रहे होंगे। तो ये ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये आपको रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में मिलेगा। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द गैस हुई, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर विच हैज एमपीबीपी लेस देन रूम टेम्परेचर। अब जो गैसेज हैं उनको मैंने क्लासिफाई करना है। तो गैसेस का जब क्लासिफिकेशन करने निकलूंगा, तो एक तरफ तो मुझे मिलेंगी आइडियल गैसेस, दूसरी तरफ मुझे मिलेंगी रियल गैसेस। ठीक है जी। इस दुनिया की 100% गैसेज, रियल है, और इस दुनिया की 0% गैसेज आइडियल है। आइडियल इज ओनली फॉर कंपेरिजन। अब मुझे कहा जाएगा कि सर आप मुझे बताएं कि जो आपके पास आइडियल है वो डेफिनेशन क्या है उसकी। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है मेरे पास। जो गैस 100% गैस लॉज को ओबे करे। एक छोटी सी बात पहले बोल दूं कि वो गैस जो हमेशा गैस ही रहे, गैस रिमेन्स गैस, तो उसको आप क्या बोल दोगे? आइडियल गैस। ठीक है जी। और दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात यह हुई कि जिस भी गैस ने गैस लॉज को 100% ओबे करना है, गैसेस which obey the gas laws under all conditions, सभी कंडीशंस में जो गैस लॉज को ऑलवेज ओबे करे। अब आप पूछेंगे सर गैस लॉज क्या, तो बात करूंगा मैं आपसे। तो कुल मिलाकर गैस रिमेन्स गैस, इसको कभी भी लिक्विफाई होना ही नहीं है।
चाहे आप कुछ भी कर लें। और गैस विच ओबे द गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन, तो उसको आप आइडियल बोलेंगे। अब इधर आकर अगर मुझे कोई बोलेगा सर रियल गैसेस की डेफिनेशन दो, तो रियल गैसेस की डेफिनेशन में मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जो गैस आइडियल बिहेव करे, गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगा, गैस का आइडियल बिहेवियर होएगा द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर, लो प्रेशर की कंडीशन में, हाई टेम्परेचर की कंडीशन में जो गैस आइडियल बिहेव कर ले, कुल मिलाकर जस्ट अपोजिट कंडीशंस ऑफ द लिक्विफेक्शन, जस्ट अपोजिट कंडीशंस ऑफ द लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन की अपोजिट कंडीशन जब हमारे पास हो, तब कोई भी गैस जब आइडियल बिहेव करे तो उसको आप रियल बोलेंगे। और कुल मिलाकर रियल गैस का लिक्विफेक्शन पॉसिबल है। नंबर 2 मैं बोल सकता हूं गैसेज which can be liquefied with the use of low temperature mean cooling, high pressure mean कंप्रेशन लगाओगे, दबाओगे। अब आप इसको यूं समझो कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें आपने एक पिस्टन लगा रखा है। आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें आपने एक पिस्टन लगा रखा है। उस पिस्टन को आपने कंप्रेस किया तो गैस डेंस होती जा रही है, गैस अपने पास आती जा रही है। और जितना गैस पास 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 आएगी, उतना उसके डेंस होने से उसकी फोम, अगर वो रियल गैस है तो उसकी फोम बदलेगी। अगर उसकी फॉर्म बदलेगी तो धीरे धीरे वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बनेगा तो जैसे उस प्रेशर को और बढ़ाओगे तो वो फिर अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेगा। कुल मिलाकर अगर किसी गैस का लिक्विफेक्शन हो सकता हो तो आप उसे रियल बोलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीछे रिवीजन करना हो तो कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। सबसे पहले मेरा टारगेट था कि मैं आपके दिमाग में डाल दूं कि यूनिट्स क्या है, जिससे आपको इस चैप्टर में मेन लड़ाई करनी है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जब मैं प्रेशर की यूनिट्स ढूंढने निकलता हूं तो एटीएम भी है, बार भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, पास्कल भी है और एमएमएचजी भी है। तो 1 एटीएम में इतने बार है 1.01325। कई बार यहाँ हल्का सा करेक्शन कुछ लोग लगा देते हैं, इसको 1 एटीएम में 1 × 10⁵ मीन 10⁵ पास्कल लिख देते हैं। चलो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल है, 1 एटीएम में 760 एमएमएचजी है। और वॉल्यूम की यूनिट एसआई यूनिट नहीं है, लीटर है। एसआई यूनिट नहीं है बट ये लीटर है। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। मैंने बताया आपके घर में अगर एक टैंक लगा हो जिसकी वॉल्यूम कैपेसिटी 1000 लीटर हो तो आप कह सकते हैं मेरे घर में 1 मीटर क्यूब का टैंक लगा हुआ है। 1 लीटर 1000 सीसी है, 1 सीसी 1 मिलीलीटर है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1000 सीसी है। सिमिलरली गैसेस की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, क्योंकि चैप्टर तो हमें गैस शुरू करना ही करना है। तो डेफिनेशन क्या हुई, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। 3 स्टेट मानी जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो फिजिकल स्टेट जो कि अपना एमपीवीपी 298 केल्विन से कम शो करे उसको हम बोलते हैं गैस। पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया, जिस पे आप ठंड से कांप रहे होगे, उस टेम्परेचर पे कोई एक ऑब्जेक्ट उबल रहा होगा, गुस्से से उबल रहा होगा, और वो मेरे पास है ब्यूटेन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब मैं बात करता हूं आइडियल, रियल। तो 0 डिग्री 0% गैसेस आपके पास आइडियल है, 100% गैसेस आपके पास रियल है। तो आइडियल कौन हुआ, जो गैस हमेशा गैस रहे और जिनका भी गैस लॉज को ओबे करना ऑलवेज हो, उसको आप आइडियल बोलने वाले हो। और रियल कौन हुआ, गैसेस जो आइडियल बिहेव करें अंडर द अपोजिट कंडीशंस ऑफ द लिक्विफेक्शन, और गैसेस जिनका लिक्विफिकेशन पॉसिबल हो जाए। कौन सी कंडीशन में, टेम्परेचर बहुत कम कर दो और प्रेशर बहुत बढ़ा दो, मतलब कंप्रेशन कर दो। और उसके बाद अगर आप इससे बात करोगे तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको डिफरेंट गैस लॉज में लेकर जा रहा हूं। तो शुरू करें भाई।
इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक है जी। गैस लॉज, गैस को गैस बने रहने के कानून फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहले मेरे पास है आपका फेवरेट बॉयल्स लॉ। सबसे पहले मेरे पास है बॉयल्स लॉ, ध्यान से सुनना भाई। ये बॉयल्स सर क्या कह रहे हैं? बॉयल्स लॉ में आपको एक छोटी सी बात समझनी है। आपके पास 4 वेरिएबल है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल है, टेम्परेचर है। तो एक बात करें, इसके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, मोल को कांस्टेंट कर दे, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ये रिलेशन निकल आएगा। बॉयल्स लॉ में आपने क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना है, मोल्स को कांस्टेंट कर देना है, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन निकल आएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, अगर आप ध्यान से सुने मेरी बात को तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हो आप प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म। हाईलाइट कर लेना बच्चे, कई बार ना वो बॉयल्स लॉ से सीधे बात नहीं करता आपसे ना, वो आपसे क्या बात करता है, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म को एक्सप्लेन करो। तो आप इनडायरेक्टली बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नंबर 2 पे चले, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट पड़े हुए। अब छोटी सी बात सोचो, मैं आपके सामने एक पिस्टन बनाता हूं, ठीक है भाई, ये पिस्टन बनाया और एक सिलेंडर बनाया, उसमें गैस भर ली गई है, उसमें गैस भर ली गई है। यहां प्रेशर 1 atm है, यहां का जो वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर, ठीक होगी बात। मैंने क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। अब जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये क्या हरकत करेगा, पिस्टन को दबा दिया गया, पिस्टन को कंप्रेस कर दिया गया, ठीक होगी बात। प्रेशर बढ़ाया और प्रेशर अब हमने इस पिस्टन का 2 atm जस्ट डबल कर दिया है, जस्ट डबल कर दिया है। तो क्या होगा, तो इतना जरूर है कि आपने कंप्रेशन ही करवाया है। प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है दबाना, कंप्रेशन करना। तो अब जो नया वॉल्यूम आपके पास आएगा वो आ जाएगा 500 मिलीलीटर। तो प्रेशर बढ़ाया, डबल कर दिया, वॉल्यूम हाफ हो गया। तो एक बात सुनो, मान लो आपने अभी तक बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ा है और बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ा तो आपको ये पता ही नहीं है कि मैं प्रेशर कितना बढ़ाऊं तो वॉल्यूम कितना जाएगा। तो वो बात हम सीखेंगे। जनरल बात कही है कि जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम में कमी होती है, कंप्रेशन होता है, दबती है गैस, गैस हमेशा दबती है। तो जब मैं इस बात को यहां लिखने जा रहा हूं, जब मैं इस बात को यहां लिखने जा रहा हूं तो बोलूंगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अंडर द constant conditions of temperature and pressure, temperature and fixed mass of gas, not pressure, sorry, fixed mass of gas। तो इस बात को ऐसे बोल सकता हूं, किसी भी गैस के फिक्स मास पे अंडर द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू के बाई वी। अब आप बोलेंगे सर ये के क्या बला आ गई, के यहां पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ, तो जो के है वो मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ। कुल मिलाकर मैं इस बात को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, पीवी इज इक्वल टू के लिख दिया गया। कुल मिलाकर यहां मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जिससे मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा। पीवी इज इक्वल टू के का एक मेरे पास फॉर्मूला बन गया, जिससे मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा। पीवी इज इक्वल टू के, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। मुझे पूछा गया सर के की डिपेंडेंसी, जो आपके पास के है इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, तो मुझे कहना पड़ेगा ये जो आप कांस्टेंट लेकर आ रहे हो, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट। अब इसमें कांस्टेंट ऑलरेडी कौन था, इसमें मास ऑफ गैस कांस्टेंट था, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है जी। तो मेरी ट्रिक क्या बनकर सामने आ गई, ये जो के है इसकी पहली डिपेंडेंसी मास ऑफ गैस पर है, इसकी दूसरी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर है, इसकी तीसरी डिपेंडेंसी नेचर
ओ गैस पर है, और इसकी चौथी डिपेंडेंसी, इसकी फोर्थ डिपेंडेंसी यूनिट्स ऑफ पी एंड वी पर है, यूनिट्स ऑफ पी एंड वी पर है। अब मास ऑफ गैस बदलेगा तो आपका के बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा आपका के बदलेगा, नेचर बदलेगा गैस का पक्का। अब नेचर में कई बार बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं, जैसे कि आज के लेक्चर में बच्चों ने मुझे ऑफलाइन क्लास में बात की, सर नेचर क्या, भाई हाइड्रोजन का नेचर अलग है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी कम है, हीलियम का अलग नेचर है, CO2 का अलग नेचर है, इसके अलावा SO2 का, अमोनिया का अलग नेचर है। तो वही सेम बात यहां मैं आपको बता रहा हूं कि मास ऑफ गैस, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस, यूनिट। अब यूनिट पे बच्चे पूछते हैं तो वो क्या चीज है मैं बता दूं आपको। मान लो पीवी के लिए आपने लिखा 1 ATM, क्लियर, 1000 मिलीलीटर, ठीक हो गया। अगर मैं इस यूनिट को बदलकर पास्कल में ले जाऊं और इसको लीटर में लिख दूं, तो भाई पीवी का मल्टीप्लाई तो के ही है ना, पीवी का मल्टीप्लाई तो के ही है ना। तो ये 1000 ATM मिलीलीटर हुआ, और ये मेरे पास 10⁵, क्लियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, पास्कल, ठीक है जी, पास्कल, चलो जी पास्कल लिख देते हैं इसको, ये लिखा गया जी पास्कल, और ये लिख लिया गया 1 लीटर, ओके। तो जो फाइनली मेरे पास वैल्यू है, ये तो के की 1000 आ गई, ये 10⁵ आ गई, लेकिन यूनिट्स बदली हुई है, तो यूनिट बदलने से के का वैल्यू बदलता है, यूनिट बदलने से के का वैल्यू बदलता है। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। अब कहीं ना कहीं इस लॉ को सीखने के बाद, अंडर द कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ गैस, जो मेरे पास प्रेशर है वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो क्या करते हैं हम लोग, अब हम इनके ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, अब हम इनके ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक और बैकग्राउंड कलर कन्वर्ट कर लिया जाए, चेंज कर लिया जाए, तो इस बार हम लाइट ग्रीन उठाते हैं, ठीक है जी। तो पेन का कलर भी बदलना पड़ेगा हम लोगों को, लाइट ग्रीन पे बेस्ट आई थिंक रेड कलर आएगा। लो जी, तो ग्राफ बनाने जा रहे, तो सबसे पहला ग्राफ P वर्सेस V का रहेगा। सारी दुनिया जानती है P का V से जो रिलेशन है वो इनवर्स का है। तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया जी, इस साइड में मैंने प्रेशर ले लिया, यहां वॉल्यूम ले लिया, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। लो जी, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे वॉल्यूम की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ऐसे ही मैंने दूसरा ग्राफ प्लॉट किया, लेकिन ध्यान रखना यहां NT मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस दोनों कांस्टेंट पड़े हुए हैं। मास ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस दोनों कांस्टेंट पड़े हुए हैं। चलो जी, अब मुझे P वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करना है, P वर्सेस V का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है जी। P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करना है, तो शुरू करते हैं जी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, जैसा कि इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां P लिखा गया, यहां 1/V लिखा गया, क्योंकि मैंने P वर्सेस V तो बना दिया, यहां पर P वर्सेस 1/V बनाने जा रहा हूं। तो P 1/V का जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली का बनने वाला है। एक बात और समझना, जब आप P इज इक्वल टू A इंटू 1/V लिखते हो तो ये y इज इक्वल टू mx को इंडिकेट कर रहा होता है। तो भाई जो स्लोप है वो किसके बराबर है, जो इसका स्लोप है वो k के बराबर है, जो कि tan थीटा है। तो जितना इसका ये एंगल होगा उससे हमारा k डिसाइडेड हो जाएगा, उससे हमारा k डिसाइडेड हो जाएगा। आगे देखते हैं जी। फिर मुझे कहा गया सर आप पीवी वर्सेस P के ग्राफ प्लॉट करो, पीवी वर्सेस P के ग्राफ प्लॉट करो। तो पीवी वर्सेस P के ग्राफ जब मैं प्लॉट करूंगा तो आप जानते हो एक छोटी सी बात हमेशा दिमाग में रखो, जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका कि हम डेरिवेशन करने वाले हैं। वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में भी इसका जिक्र हम कर ही देते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन
ठीक है जी, ये है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब जो मैं बात आपको बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, ये जो पीवी है, ठीक है, ये इस एक्सिस पे आ गया, मुझे पीवी का पी के साथ ही ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ, तो हुआ क्या, पीवी की वैल्यू तो के बराबर है और के किसी गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, तो मैं कितना ही प्रेशर को बढ़ाता चला जाऊं वॉल्यूम खुद को मैनेज कर लेगा। तो पी बढ़ेगा वॉल्यूम कम होएगा, पी बढ़ेगा वॉल्यूम कम होएगा, पी बढ़ेगा वॉल्यूम कम होएगा, तो मैनेज होकर ये पी एक्सिस के है, ये मेरे पास पी एक्सिस के पैरेलल में आ जाएगा, पी एक्सिस के पैरेलल में आ जाने वाला है। तो पी एक्सिस के पैरेलल में जो मेरे पास ग्राफ प्लॉट हुआ, लो जी, तो पीवी वर्सेस पी का जो ग्राफ है वो जस्ट पैरेलल टू द किसके आ गया, प्रेशर एक्सिस के आ गया, और ये कांस्टेंट रहेगा, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ऐसा प्लॉट हो जाएगा। अब कई बार एक्चुअली में क्या होता है, ये दोस्तों बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है हमें, तो एक काम करते हैं, इस बैकग्राउंड को व्हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको ओके करते हैं। ये मुझे लगता है ठीक रहेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ये जस्ट व्हाइट बोर्ड हो गया। तो अब कुछ ग्राफ्स ऐसे लगते हैं कि सर कंपैरिजन करवाओ, जैसा कि नीट 2021 में आया, एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन आया। तो इस एक्सिस पे पी लिखा हुआ है, इस एक्सिस पे वी लिखा हुआ है, और जो ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके दे रहा हूं उनको देखिएगा, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, टेम्परेचर T1 दिया है, टेम्परेचर T2 दिया है, टेम्परेचर T3 दे रखा है, ठीक है जी। अब इतने सारे टेम्परेचर देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों टेम्परेचर का आपस में रिलेशन क्या है, इन तीनों टेम्परेचर का आपस में रिलेशन क्या है। तो बड़ी सिंपल सी बात बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अपनी जेब से निकालो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अपनी जेब से निकालो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अपनी जेब से निकालोगे तो सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। हुआ क्या, ये तीन ग्राफ थे जो अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए गए थे, ये तीन ग्राफ थे जो अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए गए थे, उसमें मुझे देखना है कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सा ग्राफ बना, T1 हायर है T3 हायर है। तो मैंने काम किया, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, लॉजिक कांस्टेंट कर लिया, फिर मैंने परपेंडिकुलर डालने शुरू किए, वॉल्यूम एक्सिस पे, इसको मैंने V1 लिख दिया, इसको मैंने V2 लिख दिया, इसको मैंने V3 लिख दिया। तो प्रेशर मैंने क्या कर दिया था, कांस्टेंट, वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्टली का रिलेशन आया, तो इस एक्सिस पे V3 सबसे ज्यादा हुआ और V3 सबसे ज्यादा हुआ, तो बड़ा सिंपल है कि उससे रिलेटेड जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होगा। तो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है ये, इसको गलती से भी इग्नोर नहीं करना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वॉल्यूम एक्सिस पे भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंसी देकर परपेंडिकुलर ऑन द प्रेशर एक्सिस डालते, तब भी आपकी जेब में पड़ी हुई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको हेल्प कर सकती थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपकी हेल्प कर सकती थी। चेक कर ले भाई, यहां मैंने क्या किया, प्रेशर लिया, यहां मैंने 1/V, आई थिंक पिछला ग्राफ मैंने 1/V का ही बनाया था, हाँ जी, ये मैंने ग्राफ 1/V का ही बनाया हुआ है। ये एक्सिस मिला दिया, ये 1/V है, और अगला ग्राफ जो मैं प्लॉट करने वाला हूं वो P वर्सेस 1/V तो हम बना चुके हैं, P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको पता है ये दोनों इनवर्स के रिलेशन पे जा रहे हैं, ये दोनों इनवर्स के रिलेशन पे जा रहे हैं, दोनों इनवर्स के रिलेशन पे जा रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर लिख दिया गया, यहाँ टेम्परेचर लिख दिया गया, यहाँ टेम्परेचर लिख दिया गया है, और आपसे पूछा गया है भाई और बहनों कि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो एक काम करना, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लो, पहले प्रेशर कांस्टेंट किया था, और फिर अपनी जेब से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकाल लो, और जैसे ही अपनी जेब से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकालोगे, जैसे अपनी जेब से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकालोगे, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट किया हुआ, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट बॉयल्स में कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, तो आपके पास जो प्रेशर का
टी से रिलेशन आ रहा है, टी तीन अलग अलग ले रखे हैं ना, तो अगर आप इसको लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान से सुनिएगा। लो जी, पी और टी एक दूसरे के डायरेक्टली चले गए, तो हुआ क्या, जब आप इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर दोगे तो यहां का प्रेशर टी से जुड़े को P1 बोल दो, P2 से जुड़े को P2 बोल दो और T3 से जुड़े को आप P3 बोल दो, तो बात। तो अब अगर आप बात को समझो, तो हुआ क्या, ये वाला जो P है इस T से डायरेक्टली कनेक्टेड है और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो जितना कम प्रेशर है उतना हमारा टेम्परेचर भी कम हुआ, क्योंकि वॉल्यूम आपने क्या कर रखा था बच्चे, कांस्टेंट किया हुआ था। वॉल्यूम आपने क्या किया था बच्चे, कांस्टेंट किया हुआ था।